Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आर्हेनियस इक्वेशंस के बारे में बतलाऊंगा और इसके पहले आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बतलाया गया था। अब आर्हेनियस इक्वेशन के पहले थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ ये कहाँ से टर्म आर्हेनियस इक्वेशन आया। ठीक है, ये आर्हेनियस क्या किया था ना, ये जो आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शन का रिलेशन देखा कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है और उसी के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन किया उसी का मैथमेटिकल फॉर्म में इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। देखिए कैसे, पहले समझिए कहाँ से है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। हेडिंग लिखिए पहले आर्हेनियस इक्वेशन। इस आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पर आई। इस आर्हेनियस इक्वेशन को जानने के पहले ये बताता हूँ कि ये आया कहाँ से, किस तरह से इसको यूज़ किया आपने। आर्हेनियस साहब किस तरह से इसको यूज़ किया था, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के साथ रिलेशन, वो बता रहा हूँ। देखिए, आपको पहले ये जानिए कि फैक्टर्स affecting the rate of reaction, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, पहले इसके बारे में जानिए। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है ना, फर्स्ट में नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। सेकेंड, concentration of reacting substance, थर्ड में कैटलिस्ट एंड फोर्थ में टेम्परेचर। ये चार फैक्टर लिखा और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ना, वो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है, तो इसका रेट लॉज में आपका अलग अलग फॉर्म बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर R इजकल टू के एंड C पे पावर n, वेर n इजकल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ देखिए n का वैल्यू 1 हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन पे पावर 2, उसी तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा। तो इसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग कंसंट्रेशन का रिलेशन देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग देख चुका हूँ। अब आइए ये टेम्परेचर, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो टेम्परेचर है। आज इसी के बारे में बतलाना, इस टेम्परेचर से रिलेटेड आर्हेनियस इक्वेशन का देखिए रिलेशन बताऊंगा। और ये नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड कैटलिस्ट, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको लास्ट में बता देंगे। फिर मैंने ये दोनों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, एक तो कंप्लीट हो चुका, दूसरा भी टेम्परेचर के बारे में बतलाएंगे। टेम्परेचर से रिलेशन यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन का आएगा। ठीक है, तो चलिए टेम्परेचर में देखिए क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, पहले लिख लेता हूँ। इट इज एक्सपेरिमेंटली observed that the rate of reaction it is experimentally observed that in every rise of 10 degrees centigrade of temperature, the rate of reaction becomes
डबल्ड और ट्रिपल्ड। डबल्ड और ट्रिपल्ड, and the ratio of their rate constant is called temperature coefficient, is called temperature coefficient। देखिए क्या लिख रहा हूं, समझिएगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड होता है या ट्रिपल्ड होता है। 90% के केस में डबल्ड होता है। अगर वहाँ इंडिकेट कर देगा कि ट्रिपल्ड हो रहा है तब आप ट्रिपल देंगे। अगर वो इंडिकेट नहीं कर रहा है तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ डबल ही यूज़ करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन करता हूँ, आप समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसे को क्लियर करता हूँ। आपको कह दें कि हाउ मेनी टाइम्स, एक क्वेश्चन लिख दें यहाँ पर, how many times the rate of reaction increased by increase in temperature from 50 degree centigrade to 100 degree centigrade। देखिए, how many times the rate of reaction increased by increase in temperature from 50 degree centigrade to 100 degree centigrade। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कुछ, आपको समझना है क्या चीज लेना है, समझिए। कह रहा है कि 50 डिग्री से अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ा दे किसी रिएक्शन का तो कितना गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 50 से क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या बोला कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड होता है। अगर वहाँ मेंशन नहीं किया है कि नहीं आप ट्रिपल लीजिए तब तक उसको नहीं लेना है। यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन किया, मतलब हम डबल ही लेंगे। तो 50, 10 का डिफरेंट 60, फिर 10 का डिफरेंट 70, फिर 10 का डिफरेंट 80, फिर 10 का डिफरेंस 90, फिर 10 का डिफरेंस 100। देखिए प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल्ड होगा, ये नहीं बोला जा रहा है। तो चलिए अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं R, ये क्या हो गया 2R, 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया, फिर 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया 4R, फिर ये 8R, 16R, यहाँ क्या हो गया 32R। तो देखिए तो अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन को करवा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन 32 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या कर दिया आप, आंसर यहाँ हो गया 32 टाइम्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पर नहीं इंडिकेट किया गया था कि आप ट्रिपल लीजिए। कब हम ट्रिपल लेंगे अब वो बताता हूँ। यहाँ ट्रिपल भी तो ले सकते थे कि 10 डिग्री का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 3 टाइम्स भी बढ़ सकता है। तो वो इंडिकेट क्या रहेगा, आपको एक टर्म मुश्किल आएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, वहाँ इंडिकेट क्या रहेगा कि नहीं टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 लीजिए, 2.5 लीजिए, तब आप पार्टिकुलर वो वैल्यू लीजिएगा। अगर कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है तो आप 2 लेंगे कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से रेट डबल्ड हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। मोस्टली के केस में अप्रोक्सीमेट 90% रिएक्शन के केस में डबल लिया जाता है। और जहाँ इंडिकेट कर देगा कि नहीं वहाँ पर आपको लेना है टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2.53, तब हम वहाँ पर ट्रिपल करेंगे या 2.5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, वो दिया रहेगा तब। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब इसके आगे का चीज़ देखिए, फिर क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन लिया R, K एंड C पे पर N। मान लीजिए इस रिएक्शन को आप T डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा रहे हैं तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, R है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दीजिए तो KT +10,
इसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया, C पे पर N, तो जो रेट होगा ना वो पहले से डबल्ड हो जाएगा, यही बोला गया। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन देखिए पहले से क्या हो गया, डबल्ड हो गया। कब? जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना से बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, है देखा है। तब देखिए ये दोनों फॉर्म से फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको करते हैं सेकेंड डिवाइड फर्स्ट। ध्यान देखिए क्या आ रहा है, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई के टी। सी एन तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया वैल्यू 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया, 2 लिया, डिवाइड करेंगे तो ही ना आएगा, और ये जो वैल्यू आया ना यही कहलाएगा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब क्या, जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया था उसमें जो रेट कांस्टेंट का रेशियो आ गया, उसी रेट कांस्टेंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बतला रहा है कि कोई भी रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितना टाइम से बढ़ेगा अगर वहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया जाए, कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ेगा। और बोला था कि इसका 90% के केस में 2 होगा और कभी 3 भी होता है, उसके ऑब्जर्वेशन में देखा गया, तो ये 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसका मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 से लेकर 3 तक जो वैल्यू होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। पहले टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाया क्या, इसके बारे में समझिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को क्या डिफिनेशन दीजिएगा, क्या कह पाइएगा। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड हो रहा है। कब? जब टेम्परेचर वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जा रहा है। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 लिख देता, तो मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाता जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता। इसका मतलब ये हो रहा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2.5 है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 टाइम से इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाएगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है, ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इन एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इट indicates that how many times the rate of reaction how many times the rate of reaction increases by increase in 10 degree centigrade of temperature, by increase in rise of 10 degree centigrade of temperature। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ रहा है वो बतलाता है। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2 to 3। और इसका वैल्यू जो वेरी करता है कहाँ से, 2 से 3, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ पर लेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर अपने हिसाब का क्या यूज़ करना है, 2। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किया था कि 10 डिग्री बढ़ने से टेम्परेचर कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या लिया था, 2, ना डबल हो रहा था रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहीं पर मेंशन करते कि आप लीजिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू वहाँ पर मेंशन करता 3 है, तो वहाँ पर क्या है, 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से ये रेट को ट्रिपल करते चले जाते। समझ गए, यही रिलेशन था। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली इन्होंने फिर प्रूफ किया। ये जो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर बताया ना, अब इसी को मैथमेटिकली आर्हेनियस इक्वेशन से प्रूफ किया गया। यहीं से टेम्परेचर के साथ रिलेशन अब दिखाना हमको है ना, कि किस तरह से टेम्परेचर का रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेशन होता है वो दिखाएंगे। तो देखिए अब आइए इसी चीज़ को अब आगे दिखाते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में।
मैथमेटिकली फॉर्म है। अब इसको कैसे दिखाइएगा, चलिए देखिए। तो मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे दिखाइएगा, अब उसको समझिए। अब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, देखिए आरएनएस इक्वेशन होता है ये K इजकल टू आरएनएस इक्वेशन, K इजकल टू ए ई पे पावर एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये हुआ आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन में यहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ए देखिए ये एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ज़्यादा कॉमन नेम इसका आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट, या एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी बोला जाता है। लेकिन ज़्यादा जो इसका नेम कॉमन है, फेमस है, वो आरएनएस कांस्टेंट से, ठीक है। ई ए, इसके बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं मैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दो चीज़ में लेते हैं, या तो एनर्जी को आप जूल में लीजिए, नहीं तो कैलोरी में लीजिए। तो यहाँ पर जैसे अगर हम जूल में लेना है तो 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल मोल पर केल्विन, ठीक है। फिर आइए टी, टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या चीज में होना चाहिए, जैसे यहाँ क्या जूल पर मोल केल्विन लिया गया, तो यहाँ टेम्परेचर क्या चीज में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। लिखिए पहले ये ठीक है। चलिए मैं जाता हूँ। चलिए देखिए फिर इसी फॉर्म में ये जो आपने लिया ना, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लॉग बेस ई दोनों साइड से यहाँ पर इस करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग बेस ई के इजकल टू लॉग बेस ई ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसा लिखिएगा, और देखिए लॉग बेस ई के लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, नहीं। फिर यहाँ देखिए ये वाला जो फॉर्म हो गया, लॉग बेस ई और ई पे पावर माइनस ई आर टी, तो लॉग बेस ई का वैल्यू कितना हो जाता है इसका, 1 बताया भी था पहले भी इसका। यहाँ पर क्या लिखा, लॉग बेस ई के नेचुरल लॉग ln के रूप में भी लिख सकता हूँ इसको, लॉग बेस ln भी लिख सकता हूँ, a माइनस ई ए बाई आर टी, क्या लिख सकते हैं ये, या इसे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये फॉर्म में ln के ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये भी फॉर्म लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसे यहीं पर दिखाता हूँ मैं ग्राफ का रिलेशन, इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। देखिए तो इसी क्वेश्चन कैसे लिख सकता हूँ मैं, ln के नेचुरल लॉग के माइनस ई ए बाई आर टी अब प्लस ln a, देखिए
कितना बढ़िया, y इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए यहाँ पर इसे ग्राफ दिखा देता हूँ इस फॉर्म में। यहाँ पर देखिए बाई एक्सिस में क्या है, log के ln के, फिर देखिए यहाँ x एक्सिस में क्या हो गया 1/t है ना, x में 1/t टेम्परेचर के साथ 1/t, ठीक है। और यहाँ पर c, तो देखिए 1/t का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, 1/t का वैल्यू जीरो हो गया तो ln k का वैल्यू कितना, ln a की इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, हाँ जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर होगा ln a, और ये नेगेटिव स्लोप है, इस स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, इस स्लोप का क्या लिखिएगा -EA/r, ये तो बन गया आपका, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन में। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब इसी तरह से अब इसको और आगे हम दूसरे फॉर्म दिखा रहा हूं, बेटा इसको अब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ। ये जो फॉर्म लिखा आपने यहाँ पर जो आया था ना, ln के लॉग बेस e इजकल टू ln a लॉग बेस a आर एन इज कॉन्स्टेंट माइनस EA/RT, ये फॉर्म आया। चलिए अब इसको देखिए तो लॉग बेस 10 में आइए, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 में लाने के लिए क्या 2.303 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2.303 लॉग बेस 10 के, फिर यहाँ पर आपका 2.303 लॉग बेस 10 a माइनस EA/RT, क्या लिख सकते हैं ये। अब क्या कर दीजिए 2.303 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो देखिए यहाँ पर क्या लॉग बेस 10 के इजकल टू लॉग बेस 10a माइनस EA/2.303 RT, तो देखिए ये हो गया क्या लॉग बेस 10, इसमें यूज कर लिया गया। एक क्या था नेचुरल लॉग के बेसिस पे था, तो इसमें दोनों फॉर्म में आरएनएस इक्वेशन को देखा, एक लॉग बेस 10 में भी और इसके पहले जो देखा था लॉग बेस ई के फॉर्म में। चलिए अब इस फॉर्म में देखिए, अब इस फॉर्म से यूज कर लीजिए इसको, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखिए, तो फिर यही फॉर्म में लॉग बेस 10 के इजकल टू माइनस EA/2.303 RT अब प्लस लॉग बेस 10a, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए इसका, वही हो गया y इजकल टू mx अब प्लस c। चलिए देखिए अब इस फॉर्म में, यहाँ पर भी अब आपका y एक्सिस में लॉग बेस 10 के, x एक्सिस में 1/t, ये 1/t, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/t का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो लॉग बेस 10 के का वैल्यू क्या लॉग बेस 10a, ये हो गया। y एक्सिस में जहाँ पर कट करेगा इसका वैल्यू क्या हो गया लॉग बेस 10a, ठीक है। और देखिए तो ये कैसा है नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा इजकल टू माइनस EA/ क्या हो गया 2.303 R, है ना, ये तो निकल गया आपका। तो यहाँ पर देखिए किसके फॉर्म में, किसके बेसिस, ये था नेचुरल लॉग, और ये हो गया लॉग बेस 10, लॉग बेस ई एंड लॉग बेस 10। एक ग्राफ यहाँ दिखा है आपका
नेचर देखा, ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी भी निकल सकता है अगर दिया रहेगा वैल्यू तो। log बेस 10 वर्सेस 1/t का स्लोप दिया रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ln k वर्सेस 1/t का आपका स्लोप का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी निकल सकता है। ठीक है, दिखाइए। ठीक है, चलिए अब आगे। चलिए अब इसमें देखिए, आपने जो RNA इक्वेशन लिखा था यहाँ, ये ln k इजकल टू ln a माइनस ए बाई आर टी। इसमें देखिए तो k क्या रेट कांस्टेंट हो गया, वो तो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट ही है। और फिर देखिए यहाँ पर a RNA पैरामीटर ये भी कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये भी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। R क्या कांस्टेंट है, बदलने वाला क्या कि टेम्परेचर, सॉरी ये के कांस्टेंट, मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर के साथ यहाँ पर रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन में बदल सकता है, बाकी सारा उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे ना इस रिएक्शन में तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट चेंज करेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा, ये के का वैल्यू। बाकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उस रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होता है, पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और ये RNA कांस्टेंट ये भी फिक्स्ड होगा किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो देखिए टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या दिखाना चाहता हूँ, समझेंगे। अब यहीं पर वो चीज़ हम ला रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर ऐसा कर लीजिए, लेट ऐसा मानिए कि एट टेम्परेचर T1 द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1। लेट एट टेम्परेचर T1 the rate constant, the value of rate constant, the value of rate constant is K1, and at temperature T2 the value of rate constant is K2। मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या हुआ, K1। टेम्परेचर आपका T2 है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2। और यहाँ ये भी बोल रहा हूँ कि आपका दिस T यहाँ पर कि दिस T2 ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर जो T2 है वो ज़्यादा है T1 से, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ये भी जानिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ता है, डायरेक्टली का रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि K2 ग्रेटर देन K1, इसे ही नहीं पता चल रहा है। तो चलिए अब अलग अलग टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज ln, और यहाँ पर क्या, पहले टेम्परेचर ले लीजिए, कौन सा, T2 का ले लेता हूँ। T2 टेम्परेचर पर लिख रहा हूँ, ln K2 इजकल टू ln A माइनस EA बाई R T2। यानी टेम्परेचर T2 है तो उसमें रेट कांस्टेंट हो गया K1, ये वाला का लिखा। दूसरा इक्वेशन टेम्परेचर T1 पर लिख दीजिए, K1 ln A माइनस EA बाई R T1। ठीक है, यहाँ क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, रेट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 हो गया, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया, है ना। ऐसा कर दीजिए। अब इसमें सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। अभी फर्स्ट को सेकेंड में घटा दीजिए, तो देखिए तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, ln K2 माइनस ln K1। और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए तो फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें EA बाई R T1 माइनस EA बाई R T2, है ना। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं इस तरह से, फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी से इसी को क्या, ln, अच्छा इधर लिख देता हूँ, ln K2 बाई K1, ये माइनस में था
यहाँ कॉमन क्या, ई ए बाई आर इजकल टू ई ए बाई आर, क्या बच गया भाई, 1/T1 माइनस 1/T2, क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहीं पर क्या कर दीजिए आप, इसको आप लिख दीजिए log बेस 10, तो log बेस 10 के लिए क्या करेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ऐसा करता हूँ 2.303 से हम मल्टीप्लाई करके, यहाँ नहीं करके हम नीचे लिख देते हैं, इसका एक ही चीज़ हो गया, लिख सकता हूँ ये बाई, यहाँ पर लिख दिया मैं 2.303 आर, इधर कर लिया 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो फॉर्म हुआ, इस फॉर्म पर आपका न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी पूछा जाता है, और उधर जो दो फॉर्म देखा आपने उससे भी रहेगा। एक आरएनएस इक्वेशन का देखिए, इसमें क्या हुआ, एक जो पहले k इजकल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म क्या आ गया था, ln k ln a माइनस ई ए बाई आर टी। इसी का लॉग बेस में क्या था, लॉग बेस 10 k इजकल टू लॉग बेस 10a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो देखिए ये सब क्या है, आरएनएस इक्वेशन का ही डिफरेंट फॉर्म हो गया आपका, ये चारों, और आपका न्यूमेरिकल्स इसी चारों में से कोई भी फॉर्म पर आपका रह सकता है। यहाँ पर देखिए क्या करेगा, यही तो निकल गया। अब इसे देखिए जो हम बोल रहा था उसको अब ले आइए, क्या बोला था कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पर T1 T2 दो टेम्परेचर हुआ ना, यहाँ क्या T2 ग्रेटर देन T1, फिर इसमें देखिए एक्टिवेशन एनर्जी R कांस्टेंट K2/K1, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, समझिए किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन में ये E का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक्टिवेशन एनर्जी। पहले नोट करिए, मैं समझाता हूँ लास्ट वाले इक्वेशन को। इसको और अंदर करता हूँ, हो सकता है देखने में दिक्कत हो, 1/T1 माइनस 1/T2 अंदर कर लिया मैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, इस इक्वेशन मिटा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ लास्ट में। जो एक फॉर्म बचा आपका इस आरएनएस इक्वेशन में, अब सबको एक तरह कर लेता हूँ, उधर हो सकता है दिक्कत हो आपको, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखिए आपने जो तीन फॉर्म यहाँ पर देखे क्या था, आरएनएस k इजकल टू ए एक्सपोनेंशियल ई पे पावर कितना, ए बाई आर टी, फर्स्ट फॉर्म। इसी का आप लिखा था नेचुरल लॉग में लॉग के लॉग ए ln a ई ए बाई आर टी, ये भी फॉर्म था, है ना, फर्स्ट। सेकेंड लॉग बेस 10 k इजकल टू लॉग बेस 10a ई ए बाई 2.303 आर टी, एक ये भी फॉर्म था आपका, है ना। और एक अभी जो लाया था लॉग बेस 10 K2/K1 इजकल टू इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। देखिए आपका न्यूमेरिकल्स में इसी चारों में से किसी फॉर्म में आरएनएस इक्वेशंस का रह सकता है। अब इस फॉर्म में देखिए क्या बोल रहा हूँ, अगर इस रिएक्शन में, ये लास्ट वाला फॉर्म जो बोल रहा हूँ, इसमें अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री का डिफरेंस ले लिया, मान एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा रहा हूँ, मतलब 273 केल्विन को रिएक्शन, और एक करवा दिया T2 को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम रिएक्शन को, तो क्या हो गया ये 273 अब प्लस 10 283 केल्विन। देखिए टेम्परेचर कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 का डिफरेंस हो गया ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो गया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो इस रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन जो यहाँ टेम्परेचर सिर्फ डिफरेंट ना हो रहा, उस रिएक्शन का तो एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगा, आर का वैल्यू भी
कांस्टेंट है तो यहाँ क्या K2/K1 का रेशियो आ जाएगा ना, दिस K2/K1 का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर K2/K1 का जो रेशियो आप निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि डबल आ गया। इस तरह से अलग अलग रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं, यानी T1 T2 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस लीजिए टेम्परेचर में, और लेने के बाद ये K2/K1 का जो रेशियो आता है ना, अप्रोक्सीमेट 90% रिएक्शन में वो डबल्ड आता है। मतलब यही तो हो गया K2/K1 क्या हुआ, रेट कांस्टेंट का रेशियो, रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है ये डबल आ गया, और इसी को ना बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री का डिफरेंस कर दिया जाए। तो यही तो बोल रहा था मैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। यही तो लिखा हुआ है, ये ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता था। और कुछ केसेस में ऐसा भी है जहाँ पर इसका वैल्यू 3 तक भी वेरी कर सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली वो जो पहले ऑब्जर्व किया उसको भी हम मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दिया गया आरएनएस इक्वेशन से। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल इसी फॉर्म से बनता है। यही आरएनएस इक्वेशन का ये सब इतना डिफरेंट फॉर्म हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को फिर आगे बताया जाएगा। ओके।